नमस्कार। मैं ऋषभ जैन, सहआचार्य संगीत विभाग वाद्य से आज एक बार आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज जो बीए फर्स्ट ईयर का क्लास है उसमें हम थ्योरी पेपर फर्स्ट का यूनिट थर्ड हम आपसे डिस्कस करेंगे। उसमें जो पारिभाषिक शब्द हैं उसमें एक शब्द नाद है, तो नाद के विषय में आज हम बात करते हैं। सुनिएगा ध्यान से। संगीत में नाद का बहुत महत्व है। संगीत स्वर की रचना होती है, लेकिन स्वर का आधार नाद ही है। स्थिर और नियमित आंदोलनों द्वारा जो उत्पन्न मधुर ध्वनि है वह नाद कहलाती है। मधुर और कर्णप्रिय होने के कारण संगीत में इस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। संगीत रत्नाकर के अनुसार नकारम प्राण नामानम दकार नलम विदु जात है प्राणाग्नि संयोगातेन नादोयमिधीयते। अर्थात नकार का अर्थ है प्राण और दकार का अर्थ है अग्नि। प्राण और अग्नि के संयोग से नाद उत्पन्न होता है। नाद शब्द नद धातु से बना है। नद धातु का अर्थ है अव्यक्त ध्वनि। नद धातु दो अक्षरों से मिलकर बनी है, नकार के न और दकार के द। प्रथमाक्षरों के संयोग से नाद शब्द की उत्पत्ति हुई। नाद की उत्पत्ति के विषय में भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में नाद की उत्पत्ति इस प्रकार बताई है। बोलने की इच्छा करने वाली आत्मा में ने मन को प्रेरित किया। मन ने शरीर में स्थित अग्नि को प्रेरित किया। अग्नि ने प्राणवायु को प्रेरित किया। अग्नि से प्रेरित होकर प्राणवायु ने नाद को उत्पन्न किया, जो नाभि कमल से ऊपर बढ़ता हुआ हृदय, कंठ, तालु और मुख इन 5 स्थानों में प्रतिध्वनित हुआ। इस प्रकार से भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में नाद की उत्पत्ति की परिभाषा दी है। आधुनिक मान्यता के अनुसार किसी वस्तु के कंपन से नाद की उत्पत्ति होती है। किसी वस्तु पर आघात करने से दो वस्तुओं के परस्पर टकराने से कंपन होते हैं। यह कंपन क्रिया कई प्रकार से हो सकती है। तबले पर आघात से, वायलिन पर रगड़ से, बांसुरी में फूंक द्वारा इत्यादि। देखिए, पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार नाद की परिभाषा कुछ इस प्रकार से भी हो सकती है। द्रव्य के कंपन से नाद की उत्पत्ति होती है। जब किसी द्रव्य का कंपन नियमित होता है तो उसमें मधुरता, आकर्षण व कर्णप्रियता होती है। यही संगीतोपयोगी ध्वनि नाद कहलाती है। किसी वाद्य को छेड़ने पर उसके कंपन नियमित होते हैं, परंतु यदि किसी वस्तु पर हथौड़े इत्यादि से आघात करने पर अनियमित कंपन उत्पन्न होते हैं, तो ऐसी ध्वनि कोलाहल, शोर के अंतर्गत आती है, जो कि संगीत में उपयोग नहीं की जाती। इस प्रकार की ध्वनि तो वह संगीतोपयोगी नहीं होती है। अब कंपन प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। देखिए, किसी तार वाद्य को छेड़ने पर तार अपने मूल स्थान से उठकर ऊपर की ओर जाता है, वहाँ से लौटकर नीचे की ओर आता है, फिर अपने मूल स्थान पर लौट आता है। इस प्रकार की जो क्रिया होती है वह कंपन की एक आवृत्ति मानी जाती है।
जब यह क्रिया नियमित रूप से होती रहती है तो नाद उत्पन्न होता है। जिस नाद की आवृत्ति 16 से कम या 38,000 से अधिक होगी वह नाद कर्णेंद्रिय से ग्रहित नहीं हो सकेगा। गेय स्वरों की मर्यादा कम से कम 40 और अधिक से अधिक 4,000 आवृत्ति होती है। अब नाद के गुण के विषय में बात करें। नाद के गुण या लक्षणों को इस प्रकार लिखा जा सकता है। नाद के आंदोलन स्थिर, मधुर, नियमित तथा कर्णप्रिय होते हैं। नाद स्पष्ट सुनाई देता है। उपर्युक्त विशेषताओं के कारण यह ध्वनि संगीतोपयोगी होती है। संपूर्ण जगत नाद के अधीन है। जड़ चेतन, चर मानव व अन्य प्राणी शरीर सभी में नाद व्याप्त है। जो ध्वनि स्थिर, स्पष्ट एवं मधुर है वह संगीतोपयोगी नाद है। अविच्छिन्न एवं समप्रमाण गति ही उसे मधुरता प्रदान करती है। मानव कंठ के अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। मानव कंठ से अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं, परंतु जब कंठ द्वारा निर्मित ध्वनि शरीरस्थ प्राण के स्थिरीकरण द्वारा अविच्छिन्न रूप से संप्रमाणित तरंग में सुनाई देकर मधुरता की अनुभूति दे, तभी इसे संगीतोपयोगी नाद कहा जा सकता है। नाद के भेद के विषय में बात करते हैं। नाद के मुख्यतः 2 भेद माने गए हैं। नंबर 1 आहत नाद, नंबर 2 अनाहत नाद। अनाहत नाद, देखिए अनाहत नाद योग साधना की अनुभूति है। यह संगीतोपयोगी नहीं होता क्योंकि यह सबको सुनाई नहीं देता। यह नाभि कमल में निरंतर बिना आघात के प्रतिध्वनित होता रहता है। योगी मनुष्य इस नाद को प्रयत्न करके कर्म बंधन से छूटकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। अनाहत नाद से ही आहत नाद की उत्पत्ति होती है। अनाहत या नाद यानी योग साधना है, जिसको हम ध्यान भी बोलते हैं। ध्यान मग्न होकर इस नाद की उत्पत्ति होती है जो कि सुनाई नहीं देता है। इस प्रकार का नाद होता है ये। आहत नाद, आहत नाद के विषय में बात करते हैं। वायु के आघात से हृदय, कंठ और तालु इन स्थानों में जो नाद उत्पन्न होता है वह आहत नाद कहलाता है और वह संगीत में उपयोग किया जाता है। यह संगीतोपयोगी होता है और इसी से 7 स्वरों की उत्पत्ति होती है। देखिए स्थान दृष्टि से नाद के भेद। स्थान की दृष्टि से नाद के 5 भेद बताए गए हैं। सूक्ष्म नाद, अति सूक्ष्म नाद, व्यक्त नाद, अव्यक्त नाद, कृत्रिम नाद। अब नाद की विशेषताओं के बारे में हम बात करें। नाद की विशेषताएं आंदोलनों पर निर्भर करती हैं। नाद की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ये हैं तारता, तीव्रता और गुण। तारता, नाद की तारता नाद उत्पन्न करने वाले द्रव्य की आवृत्ति पर आधारित होती है। आवृत्ति की अधिकता से नाद की तारता बढ़ जाती है। किसी निश्चित समय में आंदोलन संख्या अधिक होने पर नाद ऊंचा और आंदोलन संख्या कम होने पर नाद नीचा हो जाता है। नाद ऊपर की ओर ऊंचा और नीचे की ओर नीचा सुनाई देता है।
किसी भी तंत्र वाद्य को छेड़ने से बाईं ओर से दाहिनी ओर जाते समय नाद ऊंचा, दाहिनी ओर से बाईं ओर आते समय नाद नीचा हो जाता है। नाद उत्पन्न करने वाली वस्तु जितनी बड़ी होगी, आंदोलन संख्या उतनी ही कम होगी, और वस्तु जितनी छोटी होगी, आंदोलन संख्या उतनी ही अधिक होगी। तीव्रता की बात करते हैं। धीमे सुनाई पड़ने वाली नाद छोटा अथवा जोर से सुनाई देने वाला नाद बड़ा कहलाता है। नाद की तीव्रता नाद उत्पन्न करने वाली वस्तु के कंपन विस्तार पर आधारित है। यदि वस्तु पर आघात धीमे से किया जाएगा तो आंदोलन संख्या कम चौड़ा होगा, इसलिए नाद भी छोटा होगा। यदि आघात जोर से किया जाएगा तो वस्तु अधिक चौड़ाई में आंदोलित होगी, इसलिए आंदोलन भी बड़ा होगा। जब आंदोलन का विस्तार अधिक हो जाता है तब वह उतनी ही अधिक सघनता हवा में उत्पन्न कर देता है। यह सघनता कर्ण गुहा में पड़ती है तो इस पर दबाव अधिक पड़ता है, अतः नाद जोर से सुनाई देने लगता है। गुण की बात करते हैं। भिन्न भिन्न वाद्यों द्वारा उत्पन्न ध्वनियाँ सहज ही पहचान ली जाती हैं। विभिन्न वाद्यों को एक ही स्वर में बजाने पर प्रत्येक वाद्य के स्वर की तारता समान होने पर भी उनसे उत्पन्न ध्वनियों को अलग अलग रूप में पहचाना जा सकता है। यही नाद का गुण है। नाद का गुण कंपन की वक्रता पर निर्भर है। किसी वस्तु में कंपन होने पर उसके साथ वायु में भी कंपन होते हैं। कोई भी नाद अकेला उत्पन्न नहीं होता। प्रत्येक मूल नाद के साथ कुछ अन्य ऊंचे नाद भी उत्पन्न होते हैं। इनमें प्रथम ध्वनि की मौलिक ध्वनि व द्वितीय ध्वनि को आंशिक ध्वनि या उपस्वर कहते हैं। ये उपस्वर मौलिक ध्वनि से दुगने, तिगुने और चौगुनी आवृत्तियों में होते हैं। प्रत्येक वाद्य से उत्पन्न उपस्वरों की तरंगें जिस दिशा में जाती हैं उस ओर वह वायुमंडल में एक वक्र रेखा बनाई जाती है। इसी वक्रता के कारण प्रत्येक वाद्य से उत्पन्न इन उपस्वरों की संख्या, क्रम आदि से में कुछ अंतर हो जाता है, इसलिए उन नादों की जाति भी भिन्न हो जाती है। यही कारण है कि तानपुरा, सितार, हारमोनियम, तबला, वायलिन या गीत आदि ध्वनियाँ एक स्वर में होने पर भी प्रत्येक की ध्वनि अलग अलग पहचानी जा सकती है। तो ये आज हमने नाद की चर्चा की। तो इसको आप वीडियो को बार बार सुनें, और व्हाट्सएप पर इसका एक PDF भी डाला गया है, उसको आप पढ़ें बार बार और उसको याद करें। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।